टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम IRPWM का पैरा नंबर 620 मेंटेनेंस ऑफ रेल जॉइंट इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं इस पैरा नंबर 620 में क्या मेंशन किया गया है रेल जॉइंट के बारे में। एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे। पहले मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट के बारे में क्या कहता है हमारा ये मैनुअल। मैनुअल कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ रेल जॉइंट, स्पेशली यहाँ बात हो रही है फिश प्लेटेड जॉइंट की। जब रेल जॉइंट की बात होती है तो फिश प्लेटेड जॉइंट को वो कहते हैं। क्या कहता है कि स्पेशल केयर इज नीडेड फॉर मेंटेनेंस फिश प्लेटेड जॉइंट्स टू गेट बेटर रेल लाइफ। यहाँ दो चीजों के बारे में बात हो रही है, बेटर रेल लाइफ और दूसरा इम्प्रूव्ड रनिंग। देखिए, सिंपल है कि हमारा जॉइंट जो है, अगर उसका मेंटेनेंस अच्छा होगा तो उसके अंदर डैमेज ज्यादा नहीं होगा। जब डैमेज ज्यादा नहीं होगा तो है हमारी जो है रेल की लाइफ बढ़ेगी। दूसरी बात, जॉइंट का मेंटेनेंस अच्छा होगा तो वहां पर वाइब्रेशन कम होगा और वहां पे टूट फूट कम होगी, तो जो है स्मूथ राइडिंग होगी, कोई जर्क वगैरह नहीं आएगा। तो हो गया ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हैमरिंग ऑफ फिश प्लेट्स इज फॉरबिडन। नेक्स्ट पॉइंट है हैमरिंग। हमारी जो है खास आमतौर पे जब भी हमको फिश प्लेट बदली करनी होती है, लुब्रिकेशन करना है या फिश प्लेट निकालनी होती है इंस्पेक्शन के लिए, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम हैमरिंग करते हैं ताकि वो सीज रेल, जो रेल के साथ फिश प्लेट जो सीज हो जाती है, हम लोग हैमरिंग करके निकालते हैं। तो उसके लिए मैनुअल स्ट्रिक्टली मना करता है कि आप हैमरिंग ना करें। तो क्या करें, जो है फिश प्लेट और रेल के बीच में लकड़े का एक पीस, वुडन पीस जो है उसके अंदर इंसर्ट किया जाए और जेंटली टैम्प टैम्प किया जाए। हल्के हाथों से क्या करेंगे, हैमर को जेंटली टैम्प करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि वो चीज निकल के बाहर आ जाएगी, फिश प्लेट बाहर निकल आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर टाइटनिंग ऑफ फिश बोल्ट शाल बी अवॉइडेड। फिश बोल्ट जो है, फिश प्लेट में जो बोल्ट होती है उसको हद से ज्यादा टाइट ना करें, जितनी जरूरत है उतना ही टाइट करें। इसलिए कहा है डू नॉट ओवर टाइटन। नेक्स्ट पॉइंट इसी तरीके से इसमें क्या मेंशन कर रहा है ओवर टाइटनिंग के बारे में, मैकेनिकल और लाइट वेट बैटरी ऑपरेटेड टॉर्क रेंच आजकल अवेलेबल है। जो बैटरी ऑपरेटेड टॉर्क ड्रिल मशीन की तरह होता है, उसके आगे एक टूल होगा लगा रहता है जो स्पैनर का काम करता है, उसे इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं है हमारे पास तो हमारे पास फिश बोल्ट स्पैनर जो आता है स्टैंडर्ड लेंथ का, बोल्ट के डायमीटर के हिसाब से, जिसे हम तान भी कहते हैं, वो यूज करें। चाहे हम कोई भी तरीका यूज करें, चाहे मशीन यूज करें या फिर फिश बोल्ट स्पैनर यूज करें, दोनों ही परिस्थिति में क्या किया है, व्हेन टाइटनिंग बोल्ट्स टू सेंट्रल बोल्ट शुड बी टाइटेंड फर्स्ट। 4 होल वाली फिश प्लेट है तब भी दो सेंट्रल, 6 होल वाली है LWR CWR वाली तो भी दो सेंट्रल बोल्ट को पहले टाइट करें, बाद में उसके बाद वाली फिश बोल्ट्स को टाइट करें। अब एक जॉइंट मेरा है, ये एफिशिएंट कब कहलाता है, व्हेन इज माय जॉइंट कॉल्ड एफिशिएंट जॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर बात आती है, तो एक जॉइंट एफिशिएंट होने के लिए उसमें जो इलास्टिक फास्टनिंग्स होती है वो सारी की सारी एफिशिएंट होनी चाहिए। अब एफिशिएंट जॉइंट के बारे में, फास्टनिंग मतलब इलास्टिक फास्टनिंग के बारे में एफिशिएंसी, रबर पैड है हमारी। रबर पैड अगर हमारी बराबर काम करे तो रेल सीट को प्रोटेक्ट करेगी, तो जंपिंग कम होगी। जब जंपिंग कम होगी तो स्लीपर डैमेज की वजह से स्लीपर पैकिंग जाने के चांसेस कम। इसी तरीके से मेरी ईआरसी है, ईआरसी सही तरीके से लगी है और जो ईआरसी जैसी लगनी है वैसी। अब यहाँ पे सिंपल लॉजिक में आपको बताता हूँ, हमारी जहां पर भी फिश प्लेटेड जॉइंट होते हैं वहां पर हमारे पास जगह जरा कम होती है। जगह जो होती है क्या होती है, कम होती है, बिकॉज ऑफ विड्थ ऑफ फिश प्लेट्स। तो वहां पर थिकनेस ऑफ फिश प्लेट्स, तो वहां पर हमको जो है जे क्लिप होती है, जो जे क्लिप बिल्कुल कम जगह पे घूमने वाली होती है, इसे इस्तेमाल करना होता है। हम उधर उल्टी चाबी लगा देंगे तो ये काम होने वाला नहीं है। तो एफिशिएंसी ऑफ इलास्टिक फास्टनिंग। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग, करेक्ट स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। Provision and maintenance correct expansion gap, provision and maintenance of correct expansion gap, जो जॉइंट में गैप होगा हद से ज्यादा ना हो, जितना चाहिए उतना ही दे। ल्यूब्रिकेशन अच्छी तरह से करें और जॉइंट को बराबर से
फिट करे। फिशिंग ऑफ द जॉइंट्स, देखो ल्यूब्रिकेशन तो आप जानते हैं कि दोनों मेटल है, रेल और फिश प्लेट, तो उनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ल्यूब्रिकेशन करना है। और फिशिंग ऑफ द जॉइंट यानी कि फिश प्लेट जो है हमारी रेल से सही तरीके से सट के लगी हुई हो। ऐसा ना हो कि जो है हमारी फिश प्लेट हमने लगा दी लेकिन वो बराबर कांटेक्ट में नहीं है, तो दैट इज नॉट एफिशिएंट जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट मेंटेनेंस ऑफ गेज एंड क्रॉस लेवल। फिश प्लेटेड जॉइंट पर जो है गेज और क्रॉस लेवल अच्छी तरह से मेंटेन करके रखें। अगर वहां पे क्रॉस लेवल की मात्रा ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर तरफ जो है लोड ज्यादा आएगा, तो वो पोर्शन डैमेज होता है। इसी तरह से लास्ट वाला पॉइंट एफिशिएंसी में है एफिशिएंट ड्रेनेज। देखिए इसको जो है, ये पॉइंट आगे भी आएगा लेकिन अभी डिस्कस कर लेता हूँ। सिंपल है, हमारा जहां पर भी जो जॉइंट होता है फिश प्लेटेड जॉइंट, वहां पर अगर वहां पर ड्रेनेज अच्छा हो, जो भी बारिश का पानी या किसी भी सोर्स से ट्रैक पर पानी आता है वो बहने के लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम हो, जिसके लिए हम लोग जो है लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन्स बनाते हैं, क्रॉस ड्रेन्स बनाते हैं। बलास्ट के अंदर पोरोसिटी जो है मेंटेन रहे, इसके लिए जो है पलाश की स्क्रीनिंग करते हैं। बारिश के पहले हम शैलो स्क्रीनिंग करते हैं ताकि पानी जल्द से जल्द निकल जाए। लेकिन अगर हमारा ड्रेनेज उस स्पॉट पर सही से नहीं होगा तो नुकसान क्या होगा, ये जरा हम लोग समझ लें। सिंपल है, जब पानी निकल नहीं पाएगा तो जो आपकी जो है फॉर्मेशन तक पानी चला जाएगा, तो साथ में जो है मड पंपिंग जिसे हम कहते हैं वो स्पिल होके बाहर आएगा। जब वो स्पिल ओवर होके बाहर की तरफ आने लगेगा, पानी को जाने को जब रास्ता मिलेगा नहीं, तो वो क्या करता है, स्पिल होके बाहर आता है। जब ये बाहर आएगा तो नीचे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसको नीचे से जो सपोर्ट मिलना था ना, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब ये सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से ये सस्पेंडेड रहता है, ये पोर्शन खराब होता रहता है। यहाँ की बलास भी वर्कआउट हो जाती है, बिल्कुल जो है गोल गोल हो जाती है, तो ये सारी की सारी जो है ज्वाइंट को कमजोर बनाती है हमारी। नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं अभी डिफेक्ट्स इन रेल जॉइंट। एक हमारा जो फिश प्लेटेड जॉइंट होता है उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट हमारा है वो है हमारा स्लैक स्लीपर। ड्यूरिंग पैकिंग बलास्ट बिलो स्लीपर इट शुड बी एंश्योर्ड दैट स्लीपर्स डू नॉट गेट टिल्टेड। स्लीपर हमारे टिल्ट नहीं होने चाहिए। देखिए हमारी जो स्लीपर होती है इसको करीब करीब इस तरीके से इसका अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, प्रॉपरली ये रेस्ट होना चाहिए। लेकिन जब अगर इम्बैलेंस पैकिंग होती है हमारी, जब पैकिंग हमारी बराबर नहीं होती, उस परिस्थिति में क्या हो जाती है कि मेरी जो स्लीपर है ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। थोड़ा ज्यादा बना दिया मैं इसको, जरा फिर से रेक्टिफाई करके बताता हूँ। इंस्टीड ऑफ बीइंग हॉरिजॉन्टल, इसमें ये जो पोर्शन है यहाँ का, देखिए आप इसको देखिए रेफरेंस से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक पोर्शन जो है मेरा ज्यादा लिफ्ट हो गया है, ये जो पोर्शन आप देखिए तो ये ज्यादा लिफ्ट हो गया, तो ये टिल्ट हो गया। तो जो जब टिल्ट हो जाएगा तो जो रेल और स्लीपर फुल कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं। रेल तो हमारी इसी तरीके से आएगी, तो यहाँ पे क्या होता है, रेल का फुट जो है हमारा हमारा जो रेल का फुट है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन में ही कांटेक्ट में रहेगा, बाकी में कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पर गड़बड़ देखने को मिलती है। तो स्लैक स्लीपर जो रहेंगे यानी पैकिंग जो है यूनिफॉर्म हो। और ये होता क्यों है दोस्तों, ये जो स्लीपर टिल्ट होती क्यों है, इसके बारे में भी जरा मैं आपको बताता हूँ कि ये नॉर्मली स्लीपर टिल्ट होने का कारण एक ही है कि एक तरफ से एक्सेस पैकिंग हो रही है और दूसरे से तरफ से अंडर पैकिंग। ओवर पैकिंग एक तरफ से, दूसरी तरफ से अंडर पैकिंग, तो स्लीपर गेट्स टिल्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी के अंदर, लूज फिश प्लेट्स। फिश प्लेट हमारी कैसी है, लूज हो गई है कि नहीं, यानी कि फिटिंग हमने बराबर से नहीं की। फिश बोल्ट्स मस्ट बी केप्ट टाइट बट नॉट सो टाइट एज टू प्रिवेंट एक्सपांशन। लूज भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा टाइट नहीं। लूज रहेगी तो जो है हमारा जो है प्ले आएगा, और अगर टाइट बहुत ज्यादा रहेगी तो फ्री एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही टाइट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वियर ऑफ फिश प्लेट्स एंड रेल्स एट फिशिंग प्लेन। यहाँ पे सिंपल बात हो रही है कि जो रेल और फिश प्लेट है दोनों मेटल है, इनके बीच में वियर होगा। अब इस वियर को अवॉइड करने के लिए हमें ल्यूब्रिकेशन करना पड़ता है। हमें जो है ग्रीस का जो एक पेस्ट होता है, प्लम्बागो और केरोसिन का मिक्स एक होता है, ग्रेफाइट ग्रीस, उसे लगाते हैं हम लोग, ताकि क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेन है तो इनके बीच में मूवमेंट तो होना ही है। जितना अच्छा टाइट करेंगे उतना मूवमेंट कम होगा। आप समझो अगर मूवमेंट हो भी रहा है तो वहां पर अगर हमारा जो है ल्यूब्रिकेंट लगा रहेगा तो वहां पर फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा वियर एंड टेयर नहीं होगा। लेकिन अगर वियर टेक
अगर हो रहा है, अगर वहां पे प्रॉपर हमारा मेंटेनेंस नहीं है, लुब्रिकेशन नहीं है, तो क्या होगा, देर विल बी वियर टेक्स प्लेस ना, वियर जो हो जाएगा, वियर टेक्स प्लेस, तो क्या हो जाएगा फिशिंग में जॉइंट हमारा डिप डाउन हो जाएगा, तो मेरा जॉइंट वहां पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। जब वहां जॉइंट बैठ जाएगा तो क्या देखने को मिलता है, फिश प्लेट के टॉप पे सेंटर में जो है हम आम तौर पे देखते हैं कि बहुत ज्यादा वियर देखने को मिलता है, एंड पे तो थोड़ा कम, एंड पे क्योंकि क्या है, रेल का जो अंडर साइड होता है जॉइंट के पोर्शन में जो फिश प्लेट को पेनिट्रेट करता है, तो उसे हम क्या करना है, टेपर्ड शिम वगैरह डाल के हम उसको रेक्टिफाई करें या रेल के एंड को काट कर निकाल दें। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो डिफेक्ट है दोस्तों, ये हमारा बैटरिंग ऑफ रेल एंड, रेल बैटरिंग। पहले ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय रेल बैटरिंग, तो वो उसके लिए जो है मैं एक डायग्राम आपको बना के एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय रेल बैटरिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी कुछ कुछ चीजें जो ध्यान देने की, ये देखिए, ये रेल बैटरिंग के बारे में मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम को गौर से देखेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस फिश प्लेटेड जॉइंट के अंदर, मैंने यहाँ पे फिश प्लेट तो नहीं बनाई, ये इस जॉइंट के अंदर गैप एक्सेस है। जब भी गैप एक्सेस होता है दोस्तों, तो वहां पर हमें बैटरिंग देखने को मिलती है। अब बैटरिंग होती क्या है, अब देखिए, जब एक्सेस गैप है यहाँ पर, तो क्या होता है, ये मेरी व्हील समझो आ रही है, इस जॉइंट से पास हो रही है, तो कंटिन्यूअसली व्हीलों के पास होने की वजह से ये जो रेल का एंड था, जो पहले कुछ इस तरीके से था, स्क्वायरिंग था, ये कंटिन्यूअस हैमरिंग के एक्शन की वजह से ये व्हील इधर पटकती है, इसके बाद फिर इसके ऊपर राइड करती है, फिर इस तरीके से जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये बाउंस बैक होने का, इस वजह से जो है यहाँ पर रेल के एंड चिपट है, इसे हम बोलते हैं बैटरिंग। तो जो है ये एक तरीके का डिफेक्ट है। तो इसके लिए सिंपल हमें करना क्या है, इसको अवॉइड करने के लिए, या तो गैप बहुत ज्यादा होगा दो स्लीपरों के बीच में, तब ये हैमरिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, जॉइंट स्लीपर की पैकिंग अच्छी करें हम लोग, और दूसरा करेक्ट एक्सपांशन गैप, जो जॉइंट के बीच में जो गैप होता है, ये ठीक ठाक हम लोग दें किसी जॉइंट का। लेकिन किसी भी कारणवश अगर बैटरिंग एक बार हो गया, तो दोस्तों उसका एक ही इलाज है कि रेल के उतने एंड को काट कर निकाल दिया जाए। देयर इज नो अदर करेक्टिव एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है डिफेक्ट है वो हॉग रेल जॉइंट। जिस तरीके से भी हमने डिस्कस किया बैटरल रेल जॉइंट, इसी तरीके से अगला जो डिफेक्ट है वो है हॉगिंग का है, जिसके बारे में हम अभी देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अभी हॉगिंग के बारे में पढ़ते हैं। बैटरिंग हमने पढ़ लिया था, एक्सेसिव जॉइंट गैप की वजह से होता था। अब हॉगिंग जो है यहाँ पर आम तौर पे रेल का जो एंड जो है, इसकी जो पैकिंग जब बराबर नहीं होती है, तो रेल का एंड क्या हो जाता है, ये कंटिन्यूअसली हैमरिंग इफेक्ट की वजह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर से जब गाड़ी का चक्का पास होता है, कंटिन्यूअसली जो है व्हील पास हो रही है, और हम लोग जॉइंट की लिफ्टिंग नहीं कर रहे, हम पैकिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी व्हील जो है मेरा बाउंस बैक होकर जाता है। ये जो बाउंस बैक का एक्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस पढ़ते हुए रेल तो इलास्टिक होती है, लेकिन ये जब तक इलास्टिक स्टेज में, कंटिन्यूअसली हैमरिंग की वजह से इसके जो एंड्स जो है प्लास्टिक स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो ये बेंड होके नीचे चले जाते हैं। इसका जो रेमेडियल मेजर क्या है दोस्तों, एक तो डीहॉगिंग मशीन आती है, जिससे कि जो हॉगिंग हो गई इसको रिमूव किया जाए। अगर ये हमारे पास है डिहॉगिंग मशीन, डिहॉग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एक ही तरीका है, क्रॉपिंग ऑफ रेल एंड्स कैन एलिमिनेट हॉगिंग, यानी कि इसको भी जितना हिस्सा हॉग हो गया है उतना काट के निकालना होता है। यहाँ मैंने डायग्राम में दोस्तों आपको जो दिखा है, हॉगिंग इतनी ज्यादा इतनी नहीं होती है, इसे समझाने की बात है, थोड़ा नॉमिनल होता है, लेकिन दूर से हमको देखने को मिलता है कि अगर कोई सेक्शन में अगर रेल हॉग्ड है ना, तो ये सेक्शन की रेल सीधी है, लेकिन जहाँ हॉगिंग हुई है वो जगह थोड़ा सा बैठा हुआ हमको दूर से देखने को मिलता है। तो ये होता है डी हॉगिंग का जो फंडा, हॉग रेल जॉइंट जो है एक तरीके का डिफेक्ट है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हमारी फिश प्लेट कहीं पर भी ब्रोकन या क्रैक्ड है, टूटी हुई है या उसके अंदर दरार है, उसे हमें बदली करना है, वो एक डिफेक्ट है। इसी तरीके से रेल एंड, जब हम लोग फिश प्लेट निकालते हैं तो उसके एंड के अंदर फिश बोल्ट हम देखते हैं, बॉन्ड होल वगैरह देखते हैं, ये सबको देखना है किस चीज के लिए, कहीं रेल के एंड में कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। तो अगर कहीं पर फ्रैक्चर देखने को मिलता है, तो वो रेल को हमें बदली करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है,
हम जो होल करते हैं वो जो होल्स की जो है चेम्फरिंग करना, चाहे वो बॉन्ड होल हो एसएनटी ओएचई का, या फिर हमारा इंजीनियरिंग का फिश प्लेट बांधने या जॉगल पट्टी बांधने वाला होल हो, जितने भी होल होंगे हमारे ट्रैक में सबके सबकी हमें क्या करनी है, चेम्फरिंग करनी है। अभी अगली स्लाइड में हम लोग चेम्फरिंग क्या है उसको थोड़ा देख लेंगे। चेम्फरिंग एक तरीके का बर्ड डेवलप हो जाता है जहाँ से क्रैक ओरिजिनेट होता है, तो उसे हम लोग क्या करना है, चेम्फर करके निकाल देना है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, फ्रैक्चर नॉर्मली स्टार्ट्स एज अ फाइन क्रैक फ्रॉम फिश बोल्ट, उसके बाद में आगे बढ़ता है। तो जब भी हम लोग ल्यूब्रिकेशन करते हैं, हमारा एक्सरसाइज एक है ल्यूब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट, इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी उसी के बारे में था। आमतौर से अक्टूबर से फरवरी मंथ के बीच में जो है ल्यूब्रिकेशन हम लोग करते हैं। तो ये जो है ल्यूब्रिकेशन करने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि इंस्पेक्शन करेंगे कि रेल एंड में कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। अगर उस दौरान हमें कोई फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो हम क्या करेंगे, रेल को बदली कर डालेंगे, रेल को रिप्लेस करेंगे। अब कुछ क्रैक जो है नेकेड आई से दिख सकते हैं वो तो ठीक है, जो नेकेड आई से नहीं दिख सकते उसके लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है यूएसएफडी का, तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करता है रेल का, और वो जो है कहीं के बाद क्रैक है तो हमें डिटेक्ट करके क्रैक बता देता है। तो उन सब को भी हमें क्या करना है, बदली करना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पंपिंग ऑफ जॉइंट। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा जो है स्लीपर कहीं पर है और वहां पे से जो है पानी निकल नहीं पा रहा, ये समझो मेरी स्लीपर है और यहाँ पर समझो ये शोल्डर, ये जो बलास्ट का समझो ये है प्रोफाइल है समझो, ठीक है। अब यहाँ पर इतना टाइट पैक्ड है, इतना टाइट पैक्ड है कि ये जो शोल्डर से पानी को ड्रेनेज में जाने को जगह नहीं मिल रही है। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, होता ये है कि जो पानी है मेरे ट्रैक में नीचे ही रह जाता है, ये फॉर्मेशन के अंदर ये पानी जमा होता है, और जब इस पानी को निकलने को जगह नहीं मिलती है, कहीं पे से ड्रेन आउट होने को नहीं मिलती है, तो ये स्पिल होके ऊपर आ जाता है, मड पंपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, कीचड़ की शक्ल में निकलता है। तो ये जो है वो जो पॉइंट जो है यहाँ पे धीरे थोड़े एक स्टेज के बाद में कंटिन्यूस पंपिंग की वजह से नीचे से बलास का सपोर्ट खत्म हो जाता है। तो वहां पर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर क्या होता है, ट्रैक हमारा इट स्टार्ट्स जंपिंग अप एंड डाउन। हम सभी लोग जानते हैं ट्रैक हमारा ऊपर नीचे स्लीपर जो है जंप करना लगती है। तो अब इसका ये तो डिफेक्ट है, अब इसका इलाज क्या है, इलाज क्या है इसका, रेमेडियल एक्शन, इमीडिएटली आफ्टर द मॉनसून ballast at such joint should be removed। देखिए इसको पहले समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे बलास्ट नहीं डालने की बात नहीं हो रही, क्या कहता है, बलास्ट जो भी होगी हमारी वो क्या करेंगे, उसको रिमूव करना है। क्यों करना है दोस्तों, देखो यहाँ पर ये जो जंप करके जा रही थी जो, तो इसके अंदर जो है बलास्ट के अंदर आपस में भी अब्रेजन वगैरह हो रहा है, तो इनके अंदर फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से उसके एजेस टूट जाते हैं और वो जो बलास्ट है ना उसके एजेस राउंड हो जाते हैं। तो वो जो बलास्ट है एक तो कलर में व्हाइट दिखती है, पहचान है उसकी, बाकी जो है उतना उसके अंदर फ्रिक्शन होने की वजह से, वो राउंड होने की वजह से एजेस, उसकी वजह से होता ये है कि जो है वो पैकिंग रिटेन नहीं करती है, वो जो बलास्ट पैकिंग को रिटेन नहीं करती है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इस वजह से हमें यहाँ की पूरी बलास्ट को डिस्कार्ड करना है, निकालना है, और फ्रेश बलास्ट जो होगी, फ्रेश बलास्ट जो है हम लोग लाकर इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये जो है पंपिंग ऑफ जॉइंट के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से पहले और दूसरा जो स्लीपर होगा जॉइंट का, यानी स्लीपर के पास जो जॉइंट के पास का जो स्लीपर होता है, उसके बाद के जो और दो किनारे किनारे के दो स्लीपर, उन्हें शोल्डर स्लीपर कहा जाता है। तो पहले और दूसरे शोल्डर स्लीपर के पास में क्या करना है, क्रॉस ड्रेन प्रोवाइड कर देना, ताकि जो भी पानी जमा है वो निकल जाए। तो ये इसके बारे में बात हो गई। तो ये हो गए मेजर डिफेक्ट्स एट जॉइंट्स। इसके अलावा और क्या कहा जा रहा है वो जरा देख लेते हैं हम लोग। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग जॉइंट मेंटेनेंस, गैप सर्वे, यहाँ बात हो रही है गैप सर्वे की। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, गैप सर्वे शुड बी अंडरटेकन पीरियोडिकली। अब हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो गैप सर्वे जो है एसडब्ल्यूआर या फिश मीटर ट्रैक में होता है, तो गैप सर्वे का समय साल में करीब एक बार फरवरी महीने के एंड के पहले होता है। तो गैप सर्वे हम लोग कर लें समय पर, ताकि जॉइंट का मेंटेनेंस अच्छा रहे। और अगर उसके अंदर कोई गैप एडजस्टमेंट की जरूरत है, रेंज के अंदर गैप नहीं है, तो गैप एडजस्टमेंट भी हम लोग कर लिया करें। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे कहा जा रहा है ये है फिश प्लेटेड ट्रैक को एसडब्ल्यूआर में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इनटू 3 रेल पैनल यानी एसडब्ल्यूआर। क्योंकि फिश प्लेटेड ट्रैक में आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि फिश प्लेटेड ट्रैक के अंदर हर 13-13 मीटर के ऊपर क्या होता है, ज्वाइंट होता है। 13-13 मीटर पे ज्वाइंट होने की वजह से यहाँ ज्वाइंट, यहाँ ज्वाइंट, सब जगह ज्वाइंट
जितने ज्यादा जॉइंट उतना मेंटेनेंस। हम तो एक जॉइंट के बारे में पढ़ रहे, इतना डिफेक्ट, जितने ज्यादा जॉइंट रहेंगे उतना सेक्शन में सर दर्द। तो जहां पर मौका मिले वो क्या कहते हैं कि उन सारे फिश प्लेटेड जॉइंट्स को वेल्ड करके हम SWR, शॉर्ट वेल्डेड रेल में कन्वर्ट कर दे, सो दैट नंबर ऑफ फिश प्लेटेड जॉइंट्स कम रहेंगे तो मेंटेनेंस भी कम होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेम्फरिंग ऑफ बोल्ट होल्स के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब चेम्फरिंग ऑफ बोल्ट होल्स के बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज मीन बाय चेम्फरिंग ऑफ बोल्ट होल्स एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है आपको चेम्फरिंग अनचेम्फरिंग का। पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल जो हमने लिया है यहाँ पे पेपर के पीस का लिया है। पहले हम लोग ये वाला पिक्चर देखते हैं। ये एक पेज है, इसको जो है फाइल में डॉक्यूमेंट करना है। हमारे पास पंचिंग मशीन नहीं है। हम इसको जो है किसी तरीके से पेन से या कोई पिन से किसी चीज से हमने होल किया और इसे फाइल में पेपर को लगा दिया। दूसरा तरीका इसी को फाइलिंग करने का है कि हम लोग इसको पेपर पंच से होल करें, तो इससे होल्स जो है बिल्कुल स्मूथ होते हैं। तो ये जो अनचेम्फर्ड, अब ये दोनों डॉक्यूमेंट को अगर हमने फाइल में लगाया, हम सभी जानते हैं कि जो है अनचेम्फर्ड वाला जो पोर्शन होगा इसका जो है डैमेज होने का चांस, पेपर को फाइल में से निकलने का चांस जो है ज्यादा है। क्यों? रीजन सिंपल ये है कि इरेगुलरिटीज है, इसमें से कोई भी एंड अगर पकड़ लिया पेपर ने और साइड से निकल गया तो पूरा हमारा डॉक्यूमेंट फाइल के बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमने पेपर पंच किया हुआ है तो यहाँ पर क्योंकि कहीं से भी कोई एज नहीं मिलता, शार्पनेस नहीं होती, तो डॉक्यूमेंट के निकलने के लिए मुश्किल होता है। तो ये जो अनचेम्फर्ड वाला पार्ट है, ये हमारा ये वाला केस है जिसके अंदर पेपर हमारा जो है हमने बिगर पंच मशीन यूज किया और पंच मशीन से जो यूज किया वो चेम्फर्ड का एग्जांपल है। अब आ जाते हैं, ये तो एग्जांपल रहा, अब हम लोग हमारी रेल में आते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर एक रेल बनाई हुई है जिसके अंदर 4 होल हैं। अब इनके अंदर जो होल नंबर 1, 2 एंड 3, अगर नंबरिंग करना था मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। ये होल नंबर 1 हो गया, होल नंबर 2 एंड से होल नंबर 3, और जो है अगला जो है होल है वो होल नंबर 4 है। होल नंबर 1, 2 और 3 को हमने चेम्फरिंग नहीं किया है। अब चेम्फरिंग नहीं करने का मतलब क्या है? सिंपल है कि हमने होल ड्रिल किया, होल ड्रिल करने के बाद में कुछ बर डेवलप हो जाती है। बड़ी बड़ी जो बर होती है, हमारा जो है लोहार होता है उसको जो है पोगर वगैरह से घुमाकर निकाल देता है, लेकिन कुछ धारी फिर भी करीब में रह जाती है, एजेस में रहती है, पेरीफेरी में। अब उसको अगर हम लोगों को पहचानना है, अगर वहां पर हाथ लगाकर हमने उंगली अंदर अंदर डाल के अगर रोटेट करेंगे तो हमारी उंगली कट जाती है, इतनी धार होती है उसके अंदर। दैट मीन्स वो जो बर वहां पर होता है। अब अगर इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो व्हाट वी कैन सी, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखने की कोशिश करेंगे तो वो जो बर है उसके अंदर कुछ इस तरीके से इरेगुलरिटी होती है। ये जो इरेगुलरिटी होती है, इनमें से एक आधी इरेगुलरिटी जो है ना, ये जो आगे बढ़ जाएगी तो ये क्रैक डेवलप होने का काम करती है। तो ये जो इरेगुलरिटी यहाँ पर है, ये जो है धीरे धीरे जब बोल्ट होल्ड उसके अंदर लगा हुआ होता है, धीरे धीरे ये बढ़ती है। पहले ये थोड़ा सा बढ़ी, आगे थोड़ा सा, थोड़े टाइम बाद और बढ़ती है। ये जो क्रैक बढ़ने का पैटर्न है ये होल के पास से, इसे हम लोग बोलते हैं स्टार क्रैक। दिस इज कॉल्ड अ स्टार क्रैक। इट स्टार्ट्स डेवलपिंग। इसी तरीके से ये स्टार क्रैक प्रोपोगेट होना शुरू होता है। प्रोपोगेट होते होते इसमें से एक आधा क्रैक आगे इधर बढ़ गया, एक आधा क्रैक समझो यहाँ बढ़ गया, और इनमें से कोई 2 क्रैक आपस में समझो ऐसे मिल गए। तो अब इसमें क्या हुआ हमारा, अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा क्रैक डेवलप होने की वजह से सेपरेट हो जाएगा, जिससे जो है रेल का हेड उड़ना भी कहा जाता है। साधारण भाषा में फील्ड में बोलते हैं रेल का गोला उड़ गया, रेल के हेड उड़ने को। तो ये होता है, तो ये अनचेम्फरिंग के कारण होता है। अब हम अगर चेम्फरिंग करते हैं, ये जो होल नंबर 4 हम देख रहे हैं ये चेम्फरिंग है। चेम्फरिंग के अंदर जो है कई तरीके की चेम्फरिंग किट अवेलेबल है। एक टॉर्क रेंच वाली जो पुराने तरीके की थी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बैटरी ऑपरेटेड जो है, जो ड्रिल मशीन की तरह होती है, जिसके आगे एक कोनिकल जो है टूल होता है, ग्राइंडिंग टूल होता है, जो होल की एक तरफ से घुमा दिया फिर दूसरी तरफ से घुमा दिया तो भी चेम्फरिंग हो जाती है। चाहे कोई भी तरीका हम यूज करें, इन होल्स की चेम्फरिंग करना हमें जरूरी है। अगर हमने किसी होल की चेम्फरिंग नहीं की है तो ये जो है फ्यूचर में जाके क्रैक डेवलप होने का कारण बन सकता है।
और दोस्तों आज की तारीख में जो है रेल फ्रैक्चर जो है फिश प्लेटेड जॉइंट्स जो होते हैं, अक्सर रीजन यही होता है कि क्रैक डेवलप होल से प्रोपोगेट हुआ। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि चेम्फरिंग ना करना एक तरीके का क्राइम है, क्योंकि वो अगर आपने अवॉइड कर दिया होता तो वो फ्रैक्चर ना होता, वो ना करने की वजह से जो है ये एक्सीडेंट या फ्रैक्चर डेवलप होता है। तो अब हम देख लेते हैं कंटेंट में क्या लिखा है मैनुअल में, एक बार सर नजर दौड़ा लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा मैनुअल? चेम्फरिंग ऑफ बोल्ट होल, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज वर्क हार्डनिंग द पेरिफेरी। क्या कर रहा है? पेरिफेरी की रो जो है, पेरिफेरी में जो है जो भी बर है उसको निकाल दे, उसको प्रेस कर दे रहा है। तो वर्क हार्डनिंग करता है पेरिफेरी में होल, देयर बाय डिलेज द फॉर्मेशन ऑफ स्टार क्रैक। स्टार क्रैक मैंने भी आपको बताया था। तो जो स्टार क्रैक, या एक बार फिर देख लें, इसे कहते हैं स्टार क्रैक, जो है ना इस तरीके से, इसे कहते हैं स्टार क्रैक। तो ये से है स्टार क्रैक के डेवलप होने से बचाता है, वर्क हार्डनिंग करता है, स्टार क्रैक फॉर्मेशन को डिले करता है। अब जितने भी टाइप के होल्स हैं, नॉट ओनली इंजीनियरिंग के फिश प्लेट वाले, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, एसएनटी डिपार्टमेंट वाले भी जो होल करते हैं, चाहे कंटिन्यूटी बॉन्ड के हो, स्ट्रक्चरल बॉन्ड के हो, सिग्नलिंग के कोई केबल के हो, कुछ भी होने दो, सारे के सारे की हमें चेम्फरिंग करना जरूरी है। अब अगर कोई बोल्ट होल सेक्शन में इलोंगेट हो गया, सेक्शन में कोई बोल्ट होल इलोंगेट हो गया, अभी हमने देखा कि भाई जो है बोल्ट और इसके अंदर होल के अंदर जो है प्ले होता है, तो होल समझो इस तरीके से इलोंगेट हो गया। हाँ, और इसके अंदर ये समझो मेरा बोल्ट है। तो क्या होगा कि ये इसको जो फ्री स्पेस मिलेगा इसके अंदर, ये इट विल ट्राई टू मूव। ये क्या होगा? मूव करने की कोशिश करेगा बोल्ट इस तरीके से, तो फर्दर डैमेज होगा, जिसकी वजह से हमारा ये रेल फ्रैक्चर हो सकता है। तो अगर कहीं पर हमने इंस्पेक्शन किया करने के टाइम हमें कहीं पे देखने को मिलता है लिब्रिकेशन के टाइम पे कि भाई होल के अंदर ऑब्लोंग, होल हमारा ऑब्लोंग हो गया है, तो सिंपल लॉजिक ये है कि वो जो होल को वहां से बोल्ट होल वहां से निकाल के नया होल ड्रिल करें, नया होल ड्रिल करें, और उसके अंदर पे हम लोगों को पट्टी वगैरह बांधनी है अकॉर्डिंग फ्रॉम फ्रॉम देयर। ठीक है, ठीक है। अप्रूव टाइप जो है किट होगा जो चेम्फरिंग का, वो ही यूज करना है हमें, यानी जो आरडीएस अप्रूव चेम्फरिंग किट है उसे ही यूज करना है। ठीक है। और प्रोसीजर जो है मैनुअल के अंदर, मैन्युफैक्चर मैनुअल में लिखा रहता है, खैर उस पर डिस्कस हम नहीं करने वाले। ठीक है। बोल्ट होल इन न्यू रेल्स, देखो अब जो है स्टील प्लांट, यानी जो भी हमारे जो स्टील आती है, रेल आती है हमारी फैक्ट्री से, उसमें भी होल होते हैं, तो आमतौर पे उसकी चेम्फरिंग नहीं हुई होती है। तो हमारे फील्ड वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी नई रेल सेक्शन में आती है उसकी जो है हम पहले चेम्फरिंग करें, उसके बाद ही हम उसे ट्रैक में ले करें। इसी तरीके से जो हमारे जो बड़े बड़े पैनल्स आते हैं, 10 रेल पैनल, 20 रेल पैनल, 130 मीटर, 260 मीटर के यूआर रिक्स जो पैनल्स आते हैं, तो उसके लिए क्या कहा है कि उसके अंदर जो होल्स होते हैं, फ्लैश बेड वेल्डिंग प्लांट वालों को ये कहा है कि वो लोग क्या करेंगे, होल की चेम्फरिंग करके भेजें। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है, when rail in track are end crop, new bolt holes should be chamfered at side। अब रीजन चाहे हमारा बैटरिंग का हो, हॉगिंग का हो, होल इलोंगेटेड हो, रीजन चाहे कुछ भी हो दोस्तों, जब हम रेल के एंड को क्रॉप करके उतने हिस्से को निकाल देते तो नया जो है अभी है वहां पर होल करेंगे। जहां पर भी हम होल नया करेंगे वहां पर हम लोग क्या करेंगे, न्यू बोल्ट होल शुड बी चेम्फर्ड एट साइड, उसकी हमें चेम्फरिंग करनी है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मैनुअल की परिभाषा में, फिश प्लेट फेलियर किसे कहते हैं। ठीक है। A fish plate is said to have failed if it fractures or cracks for reason other than wear and tear। यानी कि फिश प्लेट में अगर कोई फ्रैक्चर या क्रैक आ जा गया, ठीक है, तो उसे हम लोग फिश प्लेट फेल कहेंगे। ठीक है। सर्विस में भी कुछ कुछ जो है हमारे फिश प्लेट के अंदर खराबी आती है, जैसे कि आपस में पट्टी फिश प्लेट और हमारी रेल के वेब के अंदर जो फ्रिक्शन होता है, तो वियर एंड टियर होता है, वो भी एक फिश प्लेट फेलियर है। दूसरा क्या है, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, फिश प्लेट डैमेज हो गई। नेक्स्ट, एक्सेसिव व्हील ग्रेजिंग। एक्सेसिव व्हील ग्रेजिंग का मतलब जो है रेल का हेड इतना घिस गया, वियर इतना हो गया कि व्हील का फ्लैंज जो है हमारे फिश प्लेट के ऊपर से जा रहा है, तो जो है उसको व्हील ग्रेजिंग कहते हैं।
जरा उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ व्हील ग्रेजिंग कैसी होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने कोशिश किया आपको एक्सप्लेन करने की कि यहाँ पर समझो ये हमारा एक फिश प्लेटेड जॉइंट है और ये हमारी जो रेल है और ये व्हील है, ये गाड़ी की जो है पास होती है, ठीक है? तो आम तौर पे जब है रेल नहीं होती है, वर्टिकल वियर ज़्यादा नहीं होता है, तो व्हील फ्लैंज जो है ये ऊपर की तरफ होता है और फिश प्लेट तक ये पहुँचता नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो डायग्राम यहाँ पर आप देखें, मिसाल के तौर पे ये व्हील का जो है ये रेल का हेड जो है घिसाव होते-होते वर्टिकल वियर एक लिमिट से ज़्यादा हो गया। अब इतना ज़्यादा हो गया कि जो है अब ये जो फिश प्लेट का जो टॉप पोर्शन था, ये व्हील फ्लैंज आके इसको टच करने लगा और ये उसको कट करते हुए जा रहा है। उसे कहते हैं व्हील ग्रेजिंग। व्हील फ्लैंज का फिश प्लेट के हेड टॉप पोर्शन को टच होने को कहते हैं व्हील ग्रेजिंग। तो अगर कहीं व्हील ग्रेजिंग होती है तो फिर वो भी फिश प्लेट फेलियर में आती है, वहाँ तो रेल भी बदली करनी पड़ेगी। ठीक है? ये हो गया। इसी तरीके से रिन्यूअल ऑफ वोन फिश प्लेट शुड बी कंसीडर्ड व्हेन कंडीशंस सो वारंट। अगर कहीं पर कंडीशन के हिसाब से फिश प्लेट के अंदर वियर एंड टियर ज़्यादा हो गया है, तो उसे भी हमें क्या करना है, बदली करना है। तो दोस्तों ये रहा आज हमारा जो है आईआरपीडब्ल्यूएम का मेंटेनेंस ऑफ रेल जॉइंट यानी कि फिश प्लेट जॉइंट। इसके बारे में जो कुछ भी पैरा 620 में दिया था मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप इसी तरह से हमारी वीडियो आगे भी देखते रहा करिए। थैंक यू।